हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो सभी लोगों को जानने में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को पहले भी मिनिमम क्राइटेरिया समझा चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं बताई हूँ। और सालों से एक ही जो है सिंपल फॉर्मेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, वही जो है चला आ रहा था। काफ़ी सालों से जो है सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है, और वही फॉर्मेट जो है अभी तक चला आ रहा था। बट अब आप सभी लोगों के लिए यूजीसी की तरफ से एक नया ड्राफ्ट रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ नॉमिनल सी चेंजेज है, जो कि नॉमिनल चेंजेस जो है इसमें की गई है। पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब कम्युनिटी में, न्यूज़ में या मीडिया के अंदर इन्फॉर्मेशन चल रही थी इस चीज़ को लेकर, जो कि अब कंफर्म हो गई है। तो अभी जो है इसमें क्या चेंजेज हुए हैं, तो लगभग जो है इसमें 3 चेंजेज इसमें हुए हैं, और उसके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाने वाली हूँ जो 3 चेंजेज हुए हैं उसके अनुसार। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और भी अपडेट मैं आप लोग तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी 3 चेंजेज हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको रिसर्च और पीएचडी नहीं करना हो, लेकिन उनका क्वेश्चन ये रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, पीएचडी भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर में मौका मिले। तो उन बच्चों का जो है क्वेश्चन रहता है कि क्या फिर भी जो है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या, या नहीं बन सकते हैं। तो उन लोगों के लिए चेंजेज बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, प्रोसेस है, कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेज किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पहले जो था वो ये कहता था कि अगर आप सभी लोगों के पास यूजी या पीजी के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है उस डिसिप्लिन के अंदर क्या करना होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था। आपका जो यूजी, पीजी और आपका पीएचडी हो गया, तो अगर ये तीनों एक ही डिसिप्लिन के अंदर है तो आप लोग इसमें जो है एलिजिबल बन जाते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते थे। अगर आपके पास यूजी, पीजी और प्लस पीएचडी की जो है डिग्री साथ में रहता था, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। ऐसा पहले जो है क्राइटेरिया थी। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2 तरह के होते हैं, या तो डायरेक्ट एपीआई के थ्रू इंटरव्यू होता है और आप लोग बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तब तक आपके पास में पीएचडी हो जानी चाहिए, या मिनिमम ऐसा है कि नेट क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। दूसरा ये तरीका है कि आप लोग का नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, वो तो मिनिमम जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको नेट क्वालिफाई तो होना ही चाहिए। दूसरा ये तरीका है कि मिनिमम जो है आपको नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। और इसके अलावा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज के लिए, उसके अंदर इंटरव्यू का कोई मान लीजिए कि बड़ा योगदान नहीं होता है, क्योंकि आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर सीन ऐसा आया कि इन्होंने जो है यूजी के बच्चे जिसके पास 4 साल से ज़्यादा की डिग्री थी या 4 साल की डिग्री थी, उनको भी अलाउ कर दिया। अब ये जो बच्चे हैं डायरेक्ट नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नेट क्वालिफाई अगर हो गया तो एक क्राइटेरिया फुलफ़िल करके, और जो है डायरेक्टली ये जो है आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर उनका जो है अगर यूजी में भी है, अगर 4 साल का उनके पास डिग्री है, तो वो नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर वो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्टली जो है ये पीएचडी कर सकते हैं। जैसे ही पीएचडी कंप्लीट होता है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इनको पोस्ट ग्रेजुएट का सिनारियो इनके लिए जो है कैंसिल हो गया था। फिर बात करें कुछ दिन बाद जो है 2018 के अंदर ये ड्राफ्ट आया था, वहाँ से बातें स्टार्ट हुआ था कि पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद जो है कोविड आ गया, 2018 के बाद
19-20 में 21 में जो है कोविड का जो है सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से है इस चीज़ को थोड़ा सा ठप कर दिया गया वहाँ पे नोटिस को, और दोबारा से आपको 2022 में रिफ्रेश करके इस चीज़ को डाला गया और 2023 में फाइनल हो गया दैट डू नॉट रिक्वायर PhD टू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर, कि आप जो है इसमें PhD के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जो APL होता है उस APL के अंदर आप लोग का जो PhD वाला पार्ट होता है या जो रिसर्च पब्लिकेशन आपने कितने रिसर्च किए हैं उस बिहाफ पर आपके नंबर मिलते हैं, और ये बहुत ही मेजर नंबर मिलते थे। जैसे अभी मैं बात करूँ तो 25 से 30 नंबर का क्राइटेरिया तो PhD का ही होता था। तो आपके लिए भले ही PhD को हटा दिया गया मैंडेटरी से, बट किसी के पास में अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे कि PhD है, अगर जिनके पास भी जो है क्वालिफिकेशन में PhD है तो उसका API आपसे ज़्यादा बनेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर API का फुल फॉर्म होता है। तो जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पर उसके नंबर जो है 100 में से आपके से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा और आप नहीं सिलेक्ट होंगे। तो चेंजेस करने के बाद में जो नया सिस्टम आया है वो ये आया है कि अगर आपका PG का और PhD का सब्जेक्ट डिफरेंट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, बहुत बड़ा चेंजेज है कि अगर आपके पास जो है PG में और PhD में UG में सब्जेक्ट जो है अगर बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, तो भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। अगर आपका UG का PG का PhD का सब्जेक्ट डिफरेंट है तो भी आराम से क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो है बन सकते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी जो डिग्रीज है ये उसकी बात हो रही है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेंशन किया गया था, अब उसको जो है अप्लाई करने जा रहा है। दूसरा बड़ा चेंजेज ये है कि रिसर्च पब्लिकेशन से तो इनका जो वेटेज है दिन पर दिन कम किया जाएगा। ये भी उस आर्टिकल के अंदर जो है साफ साफ लिखा गया है, जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है UGC के द्वारा, उसमें जो है क्लियर साफ साफ ये लिखा गया है कि जो रिसर्च पब्लिकेशन जो रिसर्च जो होगा तो उसका जो वेटेज जो है पहले जो बहुत काफ़ी मात्रा में थी, तो अब उसको जो है कम किया जाएगा। तो करंट जो आप लोग का सिचुएशन है ना कि रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, रिसर्च बहुत अच्छे होने चाहिए, बट आपने देखा होगा कि लगभग पिछले साल 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था नेट का। वो सब बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों का रिसर्च में कुछ खास होता नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बच्चा नेट कर रहा है, JRF कर रहा है, अब वही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के मिनिमम एलिजिबिलिटी में तो आ रहा है। नेट कर रहा है बच्चा, JRF कर रहा है, तो उसका जो है सबसे कम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहा है, बट जो है बन नहीं पा रहा है। तो ये गैप को फिल करने के लिए इन्होंने ये बोला कि हम जो रिसर्च का इतना सारा फोकस है इसे थोड़ा सा जो है कम करेंगे। हम ये बोलेंगे कि कैपेबल सिस्टम होना चाहिए, बच्चा कैपेबल होना चाहिए, ना कि ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के बिहाफ पर जो है उसे सिलेक्ट कर लिया जाए। इनका कहना है कि बच्चा जो है कैपेबल होना चाहिए, सिर्फ रिसर्च को ही फोकस नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बच्चे की क्षमता कितनी है, क्या वो इस चीज़ के लिए जो है इस चीज़ को कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बिहाफ पे जो है उनको उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो रिसर्च पब्लिकेशन पे थोड़ा सा जो है अब कम ध्यान दिया जाएगा, ये भी बोला जा रहा है। अभी के टाइम पर ये जो UG और PG की डिग्री है या PhD है, तो ये था क्राइटेरिया। तो अब इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और रिसर्च पब्लिकेशन के जो नंबर थे इसको भी थोड़ा कम किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा चेंजेज है, तीसरा जो बहुत मेजर चेंजेज है, तो बहुत फ़ायदेमंद भी है स्टूडेंट के लिए भी, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा जो चेंजेज हुआ है, तो जो भी बच्चा जो इंटरप्रेन्योरशिप के तरफ जाना चाहता है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो स्टार्टअप कल्चर में बिलीव करता है, उन सभी स्टूडेंट के लिए, फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएट किया, नेट किया, पर उसके बाद नेट JRF किया, उसके बाद जो है PhD नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, जो है ऐसा स्टूडेंट जो कि आप नेट भी कर लिया, JRF भी कर लिया, पर PhD नहीं कर पाया, तो वो स्टूडेंट जो बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, बट उन्होंने जो PhD नहीं की,
उन्होंने एंटरप्रेन्योर में अपना टाइम दिया, स्टार्टअप कल्चर में अपना टाइम दिया, पीएचडी नहीं करी, वो बच्चा भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल है। उनके लिए जो है एक अलग से इंटरव्यू लिया जाएगा और वो बच्चा जो है एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो सेलेक्ट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पोडियम आपको दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है जहाँ पर आप न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हो। आप अपना खुद का जो है कोई स्टार्टअप आइडिया ला सकते हो और कॉलेज जो है आप लोग को सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म देता है, आप लोग को इन्वेस्टर से मिलने का मौका देता है। कुल मिलाकर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो, वो कल्चर के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर पोडियम बनाए जाते हैं। वहीं कल्चर को प्रमोट करते हुए यूजीसी ने भी ये डिसाइड किया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो लोग जो एंटरप्रेन्योर में काम किया है, जिन्होंने स्टार्टअप कल्चर में काम किया है, उन सभी बच्चों को भी एक नए स्टैंडर्ड के तौर पर एंट्रेंस दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अब इसका कितना वेटेज होगा, क्या वेटेज होगा, अब इसका जो है क्लियर अभी नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें जो तीसरा चेंजेस ये हुआ है कि अगर आप जो है एंटरप्रेन्योर है, अब स्टार्टअप कल्चर में जो है आप काम कर रहे हैं पहले से, तो वो भी स्टूडेंट के लिए जो है एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा और उसके बिहाफ पे जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपके पास नेट जीआरएफ क्वालिफाइड है लेकिन आप पीएचडी नहीं किए हैं जिस भी रीजन से, तो फिर भी आप जो है एलिजिबल है। अगर कोई ऐसा बच्चा जो बहुत पैशनेट है एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए, उन बच्चों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अलाउ किया जाएगा। तो 3 मेजर चेंजेज हुए हैं। जो चेंजेज हुए हैं जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप आज हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसका कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जो है ये कर लीजिए वो कर लीजिए तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी लोगों ने अगर 4 साल की डिग्री करी है तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है यूजी, पीजी या पीएचडी सब में जो है अलग अलग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपका जो है तीनों में, अगर यूजी में अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग सब्जेक्ट है और पीएचडी में भी अलग सब्जेक्ट है, तो भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। और तीसरा, अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी में, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप कल्चर में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास पीएचडी नहीं है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। और अब बात करते हैं कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कहाँ आने वाली है। तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो बिहार में आने वाली है उसमें आपको जो है 4700 के करीब में वैकेंसी रहेगी। और उसके लिए जो है आप नेट जीआरएफ अगर क्वालिफाई नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नेट जीआरएफ क्वालिफाई नहीं है क्योंकि उसका सिलेबस हार्ड होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन पास नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है बिहार में 4700 के करीब में जो है वैकेंसी जाने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर भी जो है आप अगर नेट जीआरएफ पास नहीं है, फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे बिहार में आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि अगर आप नेट जीआरएफ नहीं पास किए हैं तो बिहार में आप लोग के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिस एग्ज़ाम का नाम होगा बेट। बेट एक बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एक प्रकार की पात्रता परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो जो आपको जो है देना पड़ेगा। और इसमें जो है जो स्टूडेंट बेट के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट पास होगा वो आगे के लिए जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जाएगी उसके लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि जो है बेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो बिहार में बेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आपको जो है बेट का नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में आपको जारी किया जा सकता है। दिसंबर के लास्ट तक आपको बेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इसमें जो है जो भी बच्चे जो है इसमें पास होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेट का एग्ज़ाम आपको, नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। और इसका एग्ज़ाम हो सकता है कि आपको इसका एग्ज़ाम जो है जल्दी ही ले लिया जाए, जनवरी तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाए। उसके बाद आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का
वैकेंसी दी जाएगी, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी जैसे ही आपका इसका बेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही जो है आपको प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाल दी जाएगी। बहुत सारे जगह पे ये बोला जा रहा है कि अब इसकी वैकेंसी जो है चुनाव के बाद ही आप रिलीज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको जनवरी में इसका बेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको फरवरी तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो है बहाली आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज है, 4700 के करीब वैकेंसीज है। तो जो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप नेट JRF का इसमें कोई मांग नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट नेट JRF अगर नहीं किए हैं तो वो स्टूडेंट बेट की तैयारी के लिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है बेट का एग्ज़ाम दे सकें और उसमें पास कर सकें। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी आए तो उसमें जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो नेट JRF जो है, और जो बच्चा जो है नेट JRF किए हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी जो है पहले से ही अगर वो नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है, उन बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो ऑलरेडी एलिजिबल है। उनके पास जो है नेट की क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि वो नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं। तो ऐसे भी जो है वो जब इसका प्रोफेसर का जो है आपको वैकेंसी जाएगी तो वो नेट वाले बच्चे ऐसे ही एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात बेट का एग्ज़ाम उनके लिए है। अगर वो स्टूडेंट पे अगर चाहते हैं बेट का एग्ज़ाम देने तो बिल्कुल बेशक दे सकते हैं, और अब इसका बेट का भी जो है डिग्री ले सकते हैं कि हाँ इसमें भी जो है एलिजिबल हो, पास करके एलिजिबल हो सके। लेकिन फिर भी जो नेट का एग्ज़ाम जो ऑलरेडी दे गए हैं और जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों के लिए बेट का एग्ज़ाम नहीं है। बेट का एग्ज़ाम उस बच्चों के लिए है जिनके पास नेट का JRF का क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो उनके लिए बेट का एग्ज़ाम बिहार सरकार जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि उनके लिए जो बेट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें एक और जो है इसमें फ़ायदे हो जाएंगे कि नेट और JRF में जो है आपका सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है, और बेट का एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होगा, तो इसका सिलेबस जो है उसके मुकाबले में काफ़ी ईजी होगा। ये फॉर श्योर रहिए आप लोग कि उसके मुकाबले में, जो नेट के मुकाबले में जो है इसका सिलेबस ईजी होने वाला है। आपको नेट का सिलेबस जो है सेंट्रल लेवल पे होता है, तो थोड़ा सा इसमें जो है हार्ड देखने को मिलता है। बट जो स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उतना हार्ड नहीं रहता है। फिर भी आप लोग को जो है पहले बेट का क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना होगा बेट के एग्ज़ाम को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर। पहले उसके सिलेबस को पढ़िए और जानिए कि उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है उसका तैयारी कीजिए बेट का, और पहले जो है बेट निकालने की कोशिश कीजिए। बेट निकल जाएगा, उसके बाद आप जो है BPSC के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी जाएगी, फिर उसमें जो है आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं आप, और आप भी एक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।